26 नवंबर 2008 मुंबई एक ऐसे खौफनाक हमले से जूझ रही थी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने ताज होटल्स, लियोपोल्ड कैफे, CSMT स्टेशन, नरीमन हाउस और ओबरॉय ट्राइडेंट जैसी मुंबई की आइकॉनिक जगहों में खूनी हमला कर दिया था। इन सब के बीच सबसे खतरनाक स्थिति मुंबई के ताज होटल्स में बनी हुई थी। सैकड़ों लोग अंदर फंसे हुए थे। होटल की गलियां धुएं से भर चुकी थी, चीखें सुनाई दे रही थी और 4 हेविली आर्म्ड आतंकी हर मंजिल पर मौत बांट रहे थे। इसी नर्क जैसे माहौल में अगले दिन 27 नवंबर को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG की टीम को बुलाया गया, जिनका मिशन हॉस्टेजेस को बचाना और आतंकियों को खत्म करना था। इसी टीम में एक 31 साल का एक ऐसा कमांडो था जो अपने 10 साथी कमांडोज को लीड करते हुए खामोश कदमों के साथ सीढ़ियों के सहारे लगातार आतंकियों के करीब बढ़ रहा था। लेकिन जब तक ये कमांडोज आतंकियों के बिल्कुल करीब पहुंचते, वो इन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और एक कमांडो सुनील कुमार जोधा को 7 गोलियां लग जाती है। ऐसे में वो 31 साल का नौजवान कमांडो अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर अपने साथी की जान बचाता है और दूसरे साथी कमांडोज को उसे फर्स्ट एड देने की बात कहकर अकेले ही आतंकियों से भिड़ने के लिए ऊपर की ओर बढ़ जाता है। जब उसके साथी उसे बैकअप देने की कोशिश करते हैं तो वो ये कहकर उन्हें ऊपर आने से मना कर देता है, ऊपर मत आना, मैं इन सबको अकेले ही संभाल लूंगा। ये जाबाज कमांडो कोई और नहीं बल्कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन थे, जिन्होंने अकेले ही 4 आतंकियों को खदेड़ते हुए होटल के नदर्न एंड वाले बॉल रूम तक कॉर्नर कर दिया। उनके हर कदम में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि आतंकियों की रूह कांप गई। जैसे ही संदीप की टैक्टिकल बूट्स की आहट आती, आतंकी पैनिक में पीछे हटकर पोजीशंस बदलने लगते, लेकिन वो सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। मेजर संदीप कमरे दर कमरे छानते हुए यूं बढ़ रहे थे जैसे एक शेर अपने शिकार को घेरता है। आतंकियों के पास हथियार जरूर थे, लेकिन मेजर संदीप के सामने आने की हिम्मत नहीं थी। वो सब संदीप से बचकर भाग रहे थे और संदीप रिलेंटलेस होकर उनका पीछा कर रहे थे। तो आइए जानते हैं भारत के वीर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की पूरी कहानी। कैसे उन्होंने अपने दम पर ताज होटल्स के अंदर आतंकियों की कमर तोड़ दी, कैसे एक अकेला कमांडो 4 ट्रेंड आतंकियों पर भारी पड़ गया और आखिर में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के साथ क्या हुआ। Mumbai faced one of the worst terror attacks in India's history. Splitting into teams, they opened fire and set off explosions at Chhatrapati Shivaji Terminus, the Taj Mahal Palace and Trident Hotels, Nariman House and other public spaces. Heavily armed Indian troops clad in black have been raiding hotels in Mumbai, trying to free hostages and confront the terrorists who plunged the city into chaos. हमारा एक मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरी तरह से वहाँ पे लड़ाई की है और वहाँ पे उन्होंने फायरिंग की है। ड्यूटी करते करते उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी है। I feel that I have done something great. I have donated my son to the country. मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का जन्म 15 मार्च 1977 को केरला के कोझिकोडे में एक मलयाली परिवार में हुआ था। उनके जन्म के बाद उनका परिवार चेरुवन्नूर छोड़कर कर्नाटका के बैंगलोर आ गया। संदीप अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता के उन्नीकृष्णन इसरो में ऑफिसर थे, जबकि उनकी मां धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन होम मेकर थी। संदीप जब थोड़े बड़े हुए तो उनका एडमिशन फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल में करवा दिया गया। यहाँ उनकी गिनती स्कूल के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स में होती थी और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी के लिए भी जाने जाते थे। उन्हें बचपन से ही पेट्रियोटिक मूवीज देखना बहुत पसंद था और इन्हीं फिल्मों से वो इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि वो बड़े होकर इंडियन आर्मी में जाएंगे। संदीप में बचपन से ही एक मजबूत प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट थी। वो हमेशा कमजोर और छोटे बच्चों के लिए खड़े रहते थे और ये ट्रेट आगे चलकर उनके सेल्फलेसनेस का आधार बना। वो हमेशा अपने देश को जीतते हुए देखना चाहते थे, इसलिए जब भी इंडिया किसी स्पोर्ट्स में मैच जीतता तो वो जमकर खुशियां मनाते और जब देश हार जाता तो पूरे दिन इसका गम मनाते। बचपन में लगी देश प्रेम की आदत उम्र बढ़ने के साथ एक दीवानगी में बदल गई और संदीप ने अपने बाल एक फौजी की तरह कटवाना शुरू कर दिया था।
यही कारण रहा कि 12th तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद संदीप ने अपने पेरेंट्स से एनडीए की प्रिपरेशन करने की बात कही, लेकिन उनके पिता ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि संदीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे और एक फौजी की जिंदगी हमेशा खतरे की रेखा पर चलती है। उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा ऐसी राह चुने जहां हर सुबह अनहोनी के डर से शुरू हो। लेकिन संदीप की चाहत सिर्फ एक करियर नहीं थी, बल्कि ये उनका पर्पस था। इसलिए पिता के विरोध के बावजूद संदीप ने अपना फैसला नहीं बदला और अपने पिता के खिलाफ जाकर जी जान से एनडीए की तैयारी में जुट गए। साल 1995 में संदीप उन्नीकृष्णन की मेहनत रंग लाई और उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम और बेहद कठिन माने जाने वाला एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करते हुए एनडीए की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए पुणे की एनडीए एकेडमी चले गए, जहां वो 94th कोर्स के ऑस्कर स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। एनडीए की ट्रेनिंग के दौरान भी संदीप अपनी बहादुरी और दूसरों की हेल्प करने के नेचर से सबको चकित कर देते थे। एक बार सभी कैडेट्स को पुणे के सिन्हागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग के लिए ले जाया गया। उस दिन बारिश हो रही थी और ऊपर चढ़ने में सभी कैडेट्स और वहां मौजूद टूरिस्ट को काफी दिक्कत हो रही थी। संदीप सबसे आगे चल रहे थे और आगे बढ़ते हुए एक कुएं तक पहुंच चुके थे। इस दौरान सभी कैडेट्स थक कर चूर हो चुके थे और प्यास से उनका गला सूख रहा था। ऐसे में इंस्ट्रक्टर ने कुछ मिनट का वाटर ब्रेक दिया। दौड़कर संदीप ने अपनी बोतल कुएं में डाली और पानी भरकर जैसे ही पीना चाहा, एक टूरिस्ट ने अपनी खाली बोतल उनकी ओर बढ़ा दी। संदीप ने अपनी प्यास भूलकर तुरंत उस टूरिस्ट के लिए पानी भर दिया। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। वहां कैडेट्स के अलावा कई टूरिस्ट मौजूद थे और धीरे धीरे कई और टूरिस्ट पानी भरवाने के लिए लाइन में लग गए। संदीप बिना एक घूंट पानी पिए हर किसी को पानी भरकर देते रहे। इंस्ट्रक्टर को इस बात का पता नहीं था और कुछ ही देर बाद उन्होंने आगे बढ़ने की सीटी बजा दी और संदीप बिना कोई शिकायत किए तुरंत आगे बढ़ गए। ये छोटा सा इंसिडेंट ही ये बताने के लिए काफी है कि वो दूसरों की मदद के लिए अपनी जरूरतों को भूल जाते थे। एनडीए के ग्रीन हॉर्न और रोवर्स कैंप में भी संदीप ने दिखाया कि थकना उनकी डिक्शनरी में नहीं है। एनडीए की ट्रेनिंग के दौरान जब भी 15 किलोमीटर क्रॉस कंट्री नाम की लॉन्ग डिस्टेंस फुट रेस आयोजित होती तो आखिरी 500 मीटर में केवल वो ही दौड़ते नजर आते थे। इस दौरान उनके जोश को और बढ़ाने के लिए ट्रैक के किनारे खड़े कैडेट्स, इंस्ट्रक्टर्स और जूनियर्स तालियां बजाते हुए एक साथ उनका नाम उन्नी 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 कहकर पुकारते। ये निकनेम उन्हें उनके सरनेम के पहले हिस्से उन्नीकृष्णन से मिला था। एनडीए में लगभग हर कोई उन्हें इसी नाम से बुलाता था और इसी नाम ने एनडीए के मैदानों पर उनके जुनून, डिसिप्लिन और नेवर गिव अप एटीट्यूड को एक पहचान दे दी थी। एनडीए में 3 साल की कठोर ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद वो आगे की ट्रेनिंग के लिए देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA गए और 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग ली। IMA से पास आउट होने के बाद जुलाई 1999 में केवल 22 साल की उम्र में संदीप उन्नीकृष्णन को बिहार रेजिमेंट की 7th बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला। जिस समय उनको कमीशन मिला, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर चल रहा था। भले ही 26 जुलाई 1999 को वॉर ऑफिशियली खत्म हो गया, लेकिन LOC पर हालात अब भी बेहद टेंस थे। फॉरवर्ड पोस्ट पर लगातार फायरिंग होती थी और इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जारी थे। इसी माहौल में संदीप को पहली बार असली कॉम्बैट का अनुभव मिला। ऑपरेशन विजय के दौरान उन्होंने फॉरवर्ड एरिया में तैनाती के दौरान लगातार एनिमी आर्टिलरी और स्मॉल आर्म्स फायर झेली और यही से उनकी ग्रिट और कामनेस सबके सामने आने लगी। लेकिन युवा लेफ्टिनेंट संदीप उन्नीकृष्णन की असली परीक्षा 31 दिसंबर 1999 की रात हुई। उन्हें 6 जवानों की एक टीम के साथ LOC के नजदीक एक ऐसी पोस्ट एस्टैब्लिश करने का मिशन सौंपा गया जो दुश्मन की पोजीशन से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थी। पाकिस्तानी पोजीशन से हेवी ऑपोजिशन मिल रहा था, लगातार फायरिंग हो रही थी और हालात बेहद भयानक थे। इसके बावजूद संदीप पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी टीम को क्वाइटली लीड किया, हर कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाया और भीषण फायरिंग के बीच भी अपने जवानों का मोराल ऊंचा बनाए रखा। उनकी लीडरशिप का नतीजा ये हुआ कि बिना किसी कैजुअलिटी के उन्होंने सक्सेसफुली उस स्ट्रेटेजिक पोस्ट को स्टैब्लिश कर लिया। ये उनकी एक्सेप्शनल करेज और कॉम्बैट रेडीनेस का बड़ा एग्जाम्पल था। उनके सीनियर ऑफिसर्स को उसी समय महसूस हो गया था कि ये लड़का आगे चलकर देश के लिए बड़ा नाम कमाएगा। कारगिल वॉर में संदीप के पोटेंशियल को देखते हुए उन्हें प्रमोट करके कैप्टन बना दिया गया। कुछ साल तक देश को सर्व करने के बाद उन्हें कमांडो ट्रेनिंग कोर्स घातक कोर्स के लिए चुन लिया गया और ट्रेनिंग के लिए कर्नाटका के बेलगाम भेज दिया गया। ये इन्फेंट्री के लिए सबसे चैलेंजिंग और एलीट कोर्सेज में से एक माना जाता है, जहां कमांडो को करीब 20 किलो वेट के साथ 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च केवल 6 घंटे 10 मिनट में पूरा करना होता है। इस दौरान रास्ते में कई प्रकार के ऑब्स्टेकल्स का भी सामना करना पड़ता है। इस
ट्रेनिंग में कमांडोज को पानी में भी वॉर लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। खास बात ये थी कि संदीप को एक्वाफोबिया था, यानी उन्हें पानी में जाने से डर लगता था, लेकिन उन्होंने इसे देश प्रेम के आगे आड़े आने नहीं दिया और ट्रेनिंग के दौरान स्विमिंग सीख ली। आखिर में कैप्टन संदीप उन्नीकृष्णन ने इस कोर्स को टॉप किया और उन्हें इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग के साथ कमेंडेशन प्राप्त हुई। वो इतना पैशनेट थे कि उन्होंने इस घातक कोर्स को एक नहीं बल्कि 2 बार पूरा किया था। घातक कोर्स के बाद उन्होंने गुलमर्ग के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से भी ट्रेनिंग ली। इसके बाद उन्हें सियाचिन, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद और राजस्थान में इंडियन आर्मी को सर्व करने के लिए भेजा गया। इस दौरान उन्होंने 2002 में भड़के गुजरात राइट्स के समय भी अपनी ड्यूटी निभाई और गुजरात जाकर शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई स्टेट्स में ड्यूटी करने के कारण संदीप को 5 लैंग्वेजेस आती थी और उन लैंग्वेजेस के मजाकिया शब्दों से उन्हें खास लगाव था। उनके एक्सीलेंस को देखते हुए साल 2005 में उन्हें मेजर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। जैसे जैसे संदीप उन्नीकृष्णन की रैंक बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी बहादुरी के किस्से में भी इजाफा होने लगा। चाहे जंगलों में काउंटर इंसर्जेंसी पेट्रोल हो या पहाड़ों पर हाई ऑल्टीट्यूड मिशंस, संदीप उन्नीकृष्णन हर ऑपरेशन में ऐसा परफॉर्म करते कि सीनियर ऑफिसर भी चौकन्ने होकर देखते। उनका अंदाज सीधा था कि रिस्क लो, टीम को प्रोटेक्ट करो और मिशन जीत के साथ पूरा करो। यही कारण था कि यूनिट में हर जवान उनके साथ ऑपरेशन पर जाने के लिए खुद को लकी समझता था। जनवरी 2007 में उनकी यही रेपुटेशन उन्हें एक नए मुकाम तक ले गई। जनवरी 2007 में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को देश की एलीट काउंटर टेररिज्म फोर्स NSG में डेप्यूटेशन पर चुना गया। NSG वो फोर्स है जहां देश के सबसे टफ, सबसे शार्प और मेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिसर ही पहुंच पाते हैं। NSG की हार्डकोर कमांडो ट्रेनिंग किसी भी सोल्जर की लिमिट्स तोड़ देती है, लेकिन संदीप हर टेस्ट में सबसे आगे रहे। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उन्हें NSG के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप का ट्रेनिंग ऑफिसर बना दिया गया, जहां उनका काम देश की रक्षा के लिए कमांडोज तैयार करना था। इस दौरान मेजर संदीप कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का भी हिस्सा रहे और अपनी कॉम्बैट स्किल से सबको प्रभावित किया। NSG में संदीप ने करीब 2 साल तक देश की सेवा की और फिर 26 नवंबर 2008 का वो मनहूस दिन आया जब मुंबई पर एक भयानक आतंकी हमला हुआ और संदीप उन्नीकृष्णन को देशवासियों की रक्षा के लिए मुंबई जाना पड़ा। 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई हमेशा की तरह तेज और अपनी ही धुन में मस्त थी, लेकिन उसकी ये रफ्तार तब थम गई जब मुंबई को दहलाने के लिए आम कपड़ों में हथियारों से लैस 10 पाकिस्तानी आतंकी 2-2 के ग्रुप में डिवाइड होकर CSMT रेलवे स्टेशन, ताजमहल पैलेस होटल, लियोपोल्ड कैफे, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस की ओर हमला करने निकल पड़े। धमाकों और अंधाधुन गोलीबारी की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हुई, जहां सिर्फ 1 घंटे की फायरिंग में 2 आतंकियों ने 58 लोगों की जान ले ली और 104 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद लियोपोल्ड कैफे में आतंकी हमला हुआ, जहां आतंकियों ने कई राउंड्स फायरिंग करके कई विदेशी और भारतीय नागरिकों की जान ले ली। लियोपोल्ड कैफे को टारगेट करने के बाद दोनों आतंकी ताजमहल पैलेस होटल की ओर बढ़े, जहां पहले से ही उनके 2 गैंग मेंबर्स भारी तबाही मचाने के इरादे से मौजूद थे। मुंबई का 100 से भी ज्यादा साल पुराना ताजमहल पैलेस होटल एक ऐसी आइकॉनिक जगह है जहां हमेशा बड़े बिजनेसमैन, क्रिकेट प्लेयर, सेलिब्रिटीज और फॉरेन डेलीगेट ठहरते हैं और इसलिए चारों आतंकियों का मोटिव किसी बड़े बिजनेसमैन या फॉरेन डेलीगेट्स को हॉस्टेज बनाना था, ताकि इसके सहारे वो इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सके। इसलिए 2 आतंकी होटल के 5th फ्लोर पर अटैक करते हैं, क्योंकि 5th फ्लोर पर बिजनेस सेंटर था और उन्हें लगा था कि इस फ्लोर पर उन्हें कोई ना कोई बड़ा आदमी जरूर मिल जाएगा। लेकिन जब उन्हें कोई ऐसा आदमी नहीं मिला तो दोनों आतंकी कमरे की चादरों और पर्दों में आग लगा देते हैं और रूम को लॉक करके ताज होटल्स के 6th फ्लोर पर अपना कंट्रोल रूम बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर 2 आतंकी इसी होटल के ग्राउंड फ्लोर पर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उसे गोलियों से भून देते हैं। ऐसे में कुछ ही घंटों में ताज होटल्स में 32 मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि सैकड़ों लोगों को आतंकियों द्वारा हॉस्टेज बना लिया जाता है। इधर मुंबई की दूसरी जगहों पर भी आतंकियों ने कत्लेआम मचा रखा था। अजमल कसाब और इस्माइल नाम के 2 आतंकियों से मुकाबला करते हुए ATS चीफ हेमंत करकरे सहित कई पुलिसकर्मी शहीद हो चुके थे। हालांकि इसके बावजूद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले अपनी जान पर खेलकर दोनों आतंकियों का रास्ता रोकते हैं। ऐसे में आतंकियों में से एक गुस्से में उनके शरीर में 23 गोलियां दाग देता है और वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं।
हैं, लेकिन उनकी इस शहादत के कारण एक आतंकी मारा जाता है और दूसरा आतंकी कसाब जिंदा पकड़ लिया जाता है। हालांकि इसके बाद भी 8 टेररिस्ट 3 जगहों पर कब्जा जमाए हुए थे। 2 आतंकी ओबरॉय ट्राइडेंट होटल में, 4 आतंकी ताज होटल्स में और 2 आतंकी नरीमन हाउस को अपने कंट्रोल में लिए हुए थे। ऐसे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट फुल्ली एक्टिव होती है। सबसे पहले मार्कोस यानी मरीन कमांडोज को इस टेरर अटैक को हैंडल करने के लिए भेजा जाता है, जो जल्द ही ताज होटल से 150 और ओबरॉय ट्राइडेंट होटल से 200 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन दोनों ही जगहों पर अभी भी कई लोग फंसे हुए थे जो किसी भी पल आतंकियों के निशाने पर आ सकते थे। इसी बीच सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से 200 एनएसजी कमांडोज की टीम को भी हॉस्टेजेस को निकालने और आतंकियों को ढेर करने के लिए दिल्ली से मुंबई भेज दिया जाता है। एनएसजी कमांडोज मुंबई पहुंचकर सबसे पहले मुंबई पुलिस और मार्कोस से अटैक रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और 3 टुकड़ियों में बंटकर ताज होटल्स, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस की ओर रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ एनएसजी का ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हो जाता है। एनएसजी की जो टीम ताज होटल्स की सिचुएशन को हैंडल कर रही होती है, उसका नेतृत्व कर्नल सुनील शेरोन कर रहे होते हैं, जिनकी कमांड में मेजर संजय खंडवाल और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे जाबाज ऑफिसर भी होते हैं। इस मिशन पर जाना मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के लिए मैंडेटरी नहीं था। अगर वो चाहते तो आराम से गुरुग्राम के अपने बेस में रह सकते थे, लेकिन उनका दिल देश के प्रति इस कदर धड़कता था कि उन्होंने इस क्रिटिकल मिशन के लिए तुरंत वॉलंटियर किया। ऐसा उन्होंने तब किया था जब वो कुछ ही दिन बाद 17 दिसंबर 2008 को अपने माता पिता के साथ वक्त बिताने और एक दोस्त की शादी में शरीक होने के लिए 13 दिन के लिए अपने होम टाउन जाने वाले थे। कुछ दिन पहले ही उनके पिता इसरो से रिटायर हुए थे और वो अपने बेटे को याद किया करते थे, लेकिन एनएसजी में व्यस्तता के चलते वो लंबे वक्त से घर नहीं जा पाए थे। पर अगले महीने छुट्टी की खबर सुनकर उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही संदीप उन्नीकृष्णन को मुंबई अटैक के बारे में पता चला, उन्होंने अपने माता पिता से मिलना और दोस्त की शादी सब कुछ भुला दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात सोची कि इस वक्त देश खतरे में है, आखिर मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। इस तरह संदीप उन्नीकृष्णन भी बाकी एनएसजी कमांडोज के साथ मुंबई पहुंच जाते हैं और उन्हें 10 कमांडोज की एक यूनिट का कमांडर बना दिया जाता है। उनकी टीम में सुनील कुमार जोधा, मनोज कुमार, बाबूलाल, किशोर कुमार और सुनील कुमार यादव जैसे हाईली मोटिवेटेड कमांडोज शामिल थे, जिनका काम ताज होटल्स में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने और यहाँ मौजूद आतंकियों को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने का था। यहाँ मौजूद आतंकियों ने ताज होटल्स के कई कमरों को आग के हवाले कर दिया था। ताज होटल्स आग की लपटों में जल रहा था और इसी आग और धुएं की वजह से कई फ्लोर्स पर कमांडोज के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा पूरे होटल में बिजली भी कटी हुई थी, जिससे वहां अंधेरा छाया था और इस कारण कमांडोज के लिए यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल था कि किस रूम में कितने आतंकी है, वो एग्जैक्टली कहां छिपे हैं और उनके पास किस तरह के वेपन्स है। इसके बावजूद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपना हौसला नहीं खोया और अपने साथी कमांडोज के साथ स्टेयरकेस से होते हुए धीरे धीरे ताज होटल्स के 6th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। संदीप को उम्मीद थी कि आतंकी 5th या 6th फ्लोर पर छिपे होंगे, लेकिन आतंकियों को तब तक एनएसजी कमांडोज की ऑपरेशन की सूचना मिल चुकी थी और वो अपनी पोजीशन बदलकर 3rd फ्लोर पर आ दुबके थे। आतंकियों तक ऑपरेशन से जुड़ी ऐसी क्रूशियल जानकारियां पहुंचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि इंडियन मीडिया जिम्मेदार थी। मीडिया पहले मार्कोस और फिर एनएसजी के हर एक एक्शन को लाइव टेलीकास्ट कर रहा होता है, जिस पर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हैंडलर्स की भी नजर थी, जो हर एक खबर फोन के जरिए आतंकियों तक पहुंचा रहे थे। जब मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को 6th फ्लोर पर आतंकी नहीं मिले तो वो अपनी टीम के साथ नीचे उतरने लगते हैं। उन्हें 5th फ्लोर पर कुछ हॉस्टेजेस मिलते हैं, जिन्हें वो वहां से सुरक्षित जगह पहुंचा देते हैं। इसके बाद जैसे ही उनकी टीम नीचे उतर रही थी, उन्हें 3rd फ्लोर पर कुछ हलचल सुनाई देती है। आतंकी इसी फ्लोर के एक रूम में छिपे थे जो अंदर से लॉक था। ऐसे में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की टीम उस रूम के बाहर पोजीशन ले लेती है। मेजर संदीप आतंकियों को बाहर आने के लिए ललकारते हैं, लेकिन आतंकी चूहे की तरह बिल में छुपे हुए थे। ऐसे में मेजर संदीप की टीम जोश में आकर उस रूम के गेट को तोड़ देती है, लेकिन आतंकी पहले से ही तैयार बैठे थे और जैसे ही वो गेट खुलता है, आतंकी कमांडोज के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। इस दौरान कई गोलियां मेजर संदीप के साथी कमांडो सुनील कुमार यादव के दोनों पैरों में आकर लगती है। इससे पहले कि उन्हें कहीं और गोली लगती, मेजर संदीप तुरंत अपनी जान जोखिम में डालकर सुनील कुमार यादव को पीछे खींच लेते हैं। इन सब में आतंकियों को वक्त मिल जाता है और वो रूम के अंदर ही एक ग्रेनेड ब्लास्ट करके उस रूम से गायब हो जाते हैं।
ग्रेनेड ब्लास्ट की वजह से कुछ देर के लिए मेजर संदीप की टीम को पीछे ही रहना पड़ता है। इस तरह एक बार फिर मेजर संदीप और उनकी टीम को आतंकियों की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। उनका एक साथी भी बुरी तरह घायल हो चुका था। ऐसे में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन सबसे पहले घायल हो चुके सुनील कुमार यादव को बिल्डिंग से बाहर भिजवा देते हैं ताकि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। इसके बाद वो और उनकी टीम ताज होटल्स में फंसे बाकी हॉस्टेजेस को बचाने में लग जाते हैं। वो लगातार 15 घंटे तक हॉस्टेज रेस्क्यू में लगे रहते हैं और इस दौरान बिना एक पल आराम किए उन्होंने 14 हॉस्टेजेस की जान बचाई और उन्हें सेफली होटल से बाहर निकाला। अब 27 नवंबर की आधी रात हो चुकी थी और मेजर संदीप और उनकी टीम को अभी तक आतंकियों का कोई भी क्लू नहीं मिला था कि वो कहां छिपे हुए हैं। हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने के बाद मेजर संदीप और उनकी टीम होटल की सेंट्रल स्टेयरकेस से आगे बढ़ते हुए आतंकियों को तलाशने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही कमांडो सीढ़ियां चढ़ते हैं, आतंकी फर्स्ट फ्लोर से AK-47 राइफल से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। इस गोलीबारी में कमांडो सुनील कुमार जोधा को 7 गोलियां लगती है और वो बुरी तरह लहूलुहान होकर वही सीढ़ियों पर गिर पड़ते हैं। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ये देखते ही आतंकियों की तरफ अंधाधुंध फायर कर देते हैं, जिससे आतंकी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इसके बाद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन सुनील कुमार जोधा को इवैक्यूएट करवाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस दौरान भी आतंकी छिप कर उन पर फायर कर रहे थे, जिससे एक गोली मेजर संदीप के राइट आर्म में आ लगती है। इसके बावजूद उन्होंने आह तक नहीं भरी। उन्हें समझ आ चुका था कि अगर आतंकियों को काउंटर नहीं किया गया तो वो इसी तरह फायर करते रहेंगे और सुनील कुमार जोधा को इवैक्यूएट नहीं किया जा सकेगा। इसलिए उन्होंने अपने साथी बाबूलाल से कहा कि सुनील कुमार जोधा को फर्स्ट एड के लिए ले जाओ, और इतना कहकर वो अकेले ही आतंकियों से भिड़ने के लिए ऊपर पाम लॉन्च तक पहुंच जाते हैं। जब उनके कुछ साथी उन्हें बैकअप देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो सिर्फ इतना कहते हैं, ऊपर मत आना, मैं उन्हें अकेले संभाल लूंगा। उनके राइट आर्म में गोली लगने के बावजूद वो बिना घबराए आतंकियों की तरफ ऊपर के फ्लोर्स पर बढ़ते रहे। उन्होंने अपने कारतूस पेटी को टटोला, उसमें सिर्फ एक ग्रेनेड बचा था। उन्होंने तुरंत ग्रेनेड का पिन उखाड़ा और आतंकियों की ओर फेंक दिया। विस्फोट इतना जोरदार था कि वहां की खिड़कियां चकनाचूर हो गई और पूरा एरिया धुएं से भर गया। इस केओस का फायदा उठाकर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन तेजी से आतंकियों की ओर मूव कर जाते हैं। इस दौरान वो घायल शेर की भांति अपनी MP5 से आतंकियों पर लगातार गोलियां भी बरसा रहे थे। उनका प्रहार इतना घातक था कि आतंकी पीछे हटते हुए ताज होटल्स के नदन एंड वाले बॉलरूम तक भाग गए। संख्या में अधिक होने के बावजूद किसी भी आतंकी की बाहर निकलकर गोलीबारी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस दौरान मेजर संदीप ने एक आतंकी को बुरी तरह घायल भी कर दिया, लेकिन अब वो अकेले आतंकियों के बीच घिर चुके थे और वहां उनको बैकअप देने वाला कोई नहीं था। छिपकर ही सही, आतंकी भी संदीप पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। इसके बावजूद मेजर संदीप के चेहरे पर डर की एक भी लकीर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत से साक्षात खेल रहे हो। लेकिन एक अकेला सिपाही आखिर कितनी देर तक चारों ओर से हो रही गोलीबारी को झेल पाता। कुछ देर बाद आतंकियों ने उनके सिर पर निशाना साधकर गोली चलाई। एक गोली उनके निचले जबड़े से घुसती हुई सिर को चीरते हुए निकल गई और इस तरह भारत के वीर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे गए। मेजर संदीप ने अपने रेजिमेंट 7 बिहार बटालियन के मोटो कर्म ही धर्म को आखिरी सांस तक लड़ते हुए निभाया था। मेजर संदीप ने वीरगति को प्राप्त होने से पहले अपने वैलिएंट एक्शन से चारों टेररिस्ट को एक छोटे से कोने में कॉर्नर कर ये इंश्योर कर दिया था कि उनके साथी कमांडो आसानी से उन्हें न्यूट्रलाइज कर सके। अब तक NSG के दूसरे कमांडोज ने ताज होटल्स के नदन साइड के सभी रास्तों पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। अब आतंकियों की तलाश का समय था। लेकिन सबके सामने एक सवाल यह भी था कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन कहां है, क्योंकि काफी समय से गोलीबारी की आवाज बंद थी। ऐसे में इस पूरे ऑपरेशन के कमांडर कर्नल सुनील शेरॉन को मेजर संदीप की भारी चिंता सता रही थी। इसलिए वो भागकर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, जहां संदीप की आतंकियों से पहली मुठभेड़ हुई थी। लेकिन वहां उन्हें संदीप कहीं नहीं दिखे। इस दौरान NSG के दूसरे कमांडोज मेजर संदीप के वॉकी टॉकी पर लगातार कॉल कर रहे थे, लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में सभी के दिल में किसी अनहोनी की आशंका और गहरी होती जा रही थी। तमाम आशंकाओं के बीच मेजर संजय कंडवाल कुछ कमांडोज के साथ मेजर संदीप की तलाश में थोड़ा और ऊपर बढ़े। इस दौरान सभी कमांडोज ने अपनी MP5 राइफल्स तानी हुई थी, क्योंकि उन्हें आतंकियों की ओर से रिटेलिएशन का खतरा था। अचानक उनकी नजर फर्श पर पड़ी एक बॉडी पर गई और उनके आगे बढ़ते कदम यही थम गए। वो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की ही बॉडी थी। उनका शरीर गोलियों से छलनी था। वॉकी टॉकी उनके सिर से कुछ ही दूरी पर बिल्कुल दुरुस्त पड़ा था, लेकिन स्विच ऑफ था।
वहां एक आतंकी का खून में सना जूता छूट गया था। बॉलरूम की ओर बढ़ते हुए खून के निशान बता रहे थे कि मेजर संदीप ने भागते आतंकियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ऐसे में मेजर कंडवाल और उनके कमांडोज उन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए ताज होटल्स के वसाबी रेस्टोरेंट की ओर बढ़ते हैं। तभी आतंकी अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार सभी कमांडोज पूरी तरह सतर्क और तैयार होते हैं और तुरंत कई ग्रेनेड्स वसाबी रेस्टोरेंट की ओर फेंक देते हैं, जिससे वहां भयानक आग लग जाती है। जान बचाने के लिए आतंकी सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, लेकिन कमांडोज उन्हें मौका नहीं देते और चारों आतंकियों को गोलियों से छलनी कर देते हैं। इस तरह 29 नवंबर की सुबह 8 बजे तक ताज होटल्स भी पूरी तरह सिक्योर हो जाता है। एनएसजी कमांडोज की बाकी टीम्स पहले ही ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस में मौजूद सभी आतंकियों को ढेर कर चुके थे। इस तरह 10 में से 9 आतंकियों का खात्मा हो चुका था और एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा जा चुका था, जिसे आगे चलकर फांसी के फंदे से लटका दिया गया। 26 नवंबर की शाम को शुरू हुआ ये मौत का खेल 29 नवंबर की सुबह जाकर खत्म होता है। इस अटैक में इनोसेंट सिविलियंस, सिक्योरिटी पर्सोनेल और 9 आतंकियों समेत पूरे 166 लोगों की मौत हो जाती है और 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस तरह 60 घंटों तक सांस रोके बैठी मुंबई आखिरकार राहत की सांस लेती है। सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में होने के बाद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके होम टाउन बेंगलुरु भेज दिया जाता है। उनके फ्यूनरल में अपने हीरो को अंतिम ट्रिब्यूट देने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अमर रहे के जय घोष से पूरा शहर गूंज उठता है। इसके बाद बेंगलुरु में ही हजारों लोगों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाता है। 31 साल के जवान बेटे को खो देने के बावजूद उनके पेरेंट्स के उन्नीकृष्णन और धनलक्ष्मी उन्नीकृष्णन मजबूत बने रहते हैं और कहते हैं कि संदीप एक विक्टिम नहीं बल्कि एक हीरो है और हमें अपने बेटे पर गर्व है। मेजर संदीप ने अपनी इस शहादत की कल्पना पहले ही कर ली थी। जब उन्होंने एनएसजी ज्वाइन किया था तो अपने पिता से कहा था कि मैं एक आम मौत नहीं मरना चाहता, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो पूरा देश मुझे याद रखेगा। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के अद्वितीय साहस, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने 26 जनवरी 2009 को उन्हें मरणोपरांत इंडिया के पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से सम्मानित किया। उनकी याद में कर्नाटका गवर्नमेंट ने येलाहांका न्यू टाउन में मदर डेयरी डबल रोड का नाम उनके नाम पर रखा। इसके अलावा व्हाइट फील्ड बैंगलोर में स्थित एक आर्मी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का नाम संदीप विहार रखा गया। इतना ही नहीं, साल 2022 में एक्टर महेश बाबू ने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जिंदगी पर आधारित मेजर नाम की एक फिल्म बनाई, जिसमें एक्टर अदिति शेष ने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार निभाया था। अगर आप 26 नवंबर 2008 के इस पूरे आतंकी हमले को शुरू से अंत तक समझना चाहते हैं कि आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठकर इसकी प्लानिंग कैसे की, वो मुंबई कैसे पहुंचे और कैसे पूरे 60 घंटे तक उन्होंने मुंबई को दहशत में डुबो दिया, तो ये जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।